जेठानी बनी सौतन। शिफाली न्यूज चैनल के आगे बैठी हुई थी, तभी उसकी मां मीनल टीवी बंद कर देती है। माँ टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू इन आलतू फालतू खबरों में जमी रहे। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, रेडी रहना। शिफाली फिरोजी रंग का फ्रॉक सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर बाद प्रेमा देवी अपने परिवार के साथ उनके घर चलकर आती है। आइए बहन जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। शिफाली सभी को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद प्रेमा कहती है, बहन जी, ये है मेरा बड़ा बेटा प्रज्वल, ये उसकी पत्नी ज्योतिका और ये अर्चित। बस यही 4 जन है परिवार में। अब शेफाली भी शामिल हो जाएगी। जी सो तो है, मगर बच्चे एक दूसरे से अकेले में बात कर लेते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाभी आप भी चलिए। इतने के बाद ज्योतिका अर्चित के साथ शेफाली से अकेले में बात करने आ जाती है। तभी शेफाली कुड़कुड़ाती हुई मन ही मन में कहती है, ये सही है, मेरी होने वाली जेठानी जी हम 2 जन के बीच कबाब में हड्डी बन के चली आई। शेफाली तुमने कुछ कहा क्या? जी नहीं तो। माफ करना, मगर मेरे डियर देवर जी बहुत ही शर्मीले मिजाज के हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी भाभी यहाँ है। वैसे अर्चित की शक्ल से लग नहीं रहा कि इन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है। कुछ ही देर के बाद देवर भाभी और शेफाली नीचे आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में शेफाली और अर्चित शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और शादी के रात कमरे में बैठी शेफाली दरवाजे की तरफ देखती हुई कहती है, इतनी देर हो गई, ये अर्चित कहाँ रह गए? शायद दोस्तों के फौज के बीच फंस गए होंगे। शेफाली अपने मन को ऐसा समझा ही रही होती है कि तभी उसे हंसी की गूंज के साथ कमरे के अंदर बढ़ते हुए कदमों की परछाई दिखती है। अर्चित, ओह सॉरी शेफाली, वो मैं भाभी से। मैं बताती हूँ शेफाली, वो मैं देवर जी को तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए टिप्स दे रही थी। फिर हम दोनों देवर भाभी गप्पे लड़ाने लगे और समय का पता ही नहीं चला। ये सुनकर देवरानी के दिलो दिमाग में खलबली मच जाती है और वो अपनी जेठानी पर झुंझला उठती है। क्या बात है जेठानी जी, यहाँ मैं पलके बिछाकर अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, मगर देवर भाभी तो एक दूसरे में मगन है। देवरानी की बातों को टालकर जेठानी वहां से चली जाती है। अगली सुबह शेफाली, शेफाली दरवाजा खोलो। ये जेठानी जी को चैन नहीं, चली आई सुबह सुबह सौतन बनने। शुक्र है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद देवरानी किचन में आकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी प्रज्वल कहता है, क्या हुआ अर्चित, तू इतने स्लो स्पीड में खाना क्यों खा रहा है? वो भाई, मैं जिस हिसाब से नमक मिर्च खाता हूँ वो सभी भाभी जानती है। शेफाली बहू, अर्चित को तेरी जेठानी के हाथों से बना जायकेदार खाना ही भाता है। तू बहू से खाना बनाना सीख लेना। अपने पति के मुंह से जेठानी की वाहवाही सुनकर देवरानी जल भून जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक शाम जेठानी देवरानी शाम को हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक अर्चित खुशी से अंदर आकर ज्योतिका को गोद में उठाकर नाचते हुए बोलता है, भाभी भाभी भाभी। अरे देवर जी, भाभी का रट ही लगाए रहोगे या बताओगे भी? हुआ क्या है? अपने जेठानी को पति के बाहों में देखकर देवरानी गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली आती है। जिसके कुछ देर बाद जेठानी कमरे में आती है। अरे देवरानी जी, तुम यूं अचानक से कमरे से बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मुझसे देवर भाभी का इश्क लड़ाना देखा नहीं गया। शेफाली, ये कैसा लांछन लगा रही हो मुझ पर? होश में तो हो। मैं तो होश में हूँ, मगर आप होश खो बैठी हैं। अरे देवर भाभी के रिश्ते दायरे के अच्छे लगते हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी है अर्चित को। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बनकर मेरी शादीशुदा जीवन में जहर घोलेगी, तो मैं आपकी देवरानी नहीं बनती। अपनी देवरानी के तीखे ताने जेठानी के जिगर को छल्ली कर रहे थे, मगर उसे क्या खबर थी कि उसका खामोश खड़ा रहना ही उसका दोष बन जाएगा। देखा, अगर आपका कोई चक्कर नहीं होता तो आपकी जुबान पर चुप्पी का ताला ना होता। जाइए यहाँ से। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शेफाली किसी न किसी बहाने से अपनी जेठानी पर जहर उगलती रहती है। फिर एक सुबह, शेफाली शेफाली कहाँ हो? देवर जी, वो देवरानी जी छत पर कपड़े सुखाने गई हैं। कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। अचानक शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज इसे टाक कर दीजिए ना। ठीक है, आप शर्ट उतार कर मुझे दे दीजिए। ओहो भाभी, फिर तो डबल टाइम लग जाएगा, आप ऐसे ही बटन लगा दीजिए। ज्योतिका अर्चित के शर्ट का बटन टाक ही रही थी कि अचानक से गुस्से में दांत पीसती हुई शेफाली पीछे से उस पर झपट पड़ती। दूर हट मेरे पति से,
जब देखो देवर के आगे पीछे मक्खी की तरह भिन भिनाती रहती है। शेफाली पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। शादी के पहले दिन से सौतन बनी बैठी है मेरी ये जेठानी, जीना हराम करके रख दिया है मेरा। शोरगुल की वजह से सास और जेठ भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? और ज्योतिका, तुम जमीन पर क्यों हो? जेठानी जी की बेहूदगी के लिए उन्हें जमीन के 2 गज नीचे गड़ जाना चाहिए। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी के लिए ऐसा क्यों कह रही है? माँ जी, जब जेठानी सौतन बन जाए तो देवरानी के दांत खट्टे होना लाजमी है। शेफाली, शक की कोई सीमा होती है। अरे देवर भाभी का नाता माँ बेटे के बराबर होता है। जानती हूँ जेठ जी, मगर मेरी जेठानी की जवानी ज्यादा ही जोरों पर उफन रही है, इसलिए तो अपने लटको झटको से देवर को फांस लिया है। ये सुनकर अर्चित गुस्से में उबलते हुए शेफाली को जोर से चांटा मार देता है। बस करो शेफाली, एक औरत होकर दूसरी औरत पर उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जाने दीजिए देवर जी, रिश्तों को समझने में चूक किसी से भी हो सकती है। आप सभी शेफाली को मेरे लिए माफ कर दीजिए। माफी माय फुट। शेफाली के शक भरे रूखे बर्ताव से परिवार के सभी लोग अब उससे कटे कटे रहने लगते हैं, जिससे देवरानी का गुस्सा जेठानी पर धधक उठता है। और एक रात जब शेफाली की आंखें खुलती है तो वो अर्चित को बिस्तर पर ना पाकर कहती है, अर्चित जी कमरे में नहीं, जरूर ये मेरी सौतन के साथ रंगरलियां मना रहे होंगे। आज मैं इन लैला मजनू को रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। जैसे ही शेफाली कमरे के बाहर आती है तो अर्चित ज्योतिका का हाथ सहला रहा होता है। अच्छा लग रहा है? हाँ अर्चित। ऐसा मंजर देखकर देवरानी गुस्से से दांत पीसती हुई बेरहमी से जेठानी के बाल पकड़कर कहती है, बेशर्म, अपने पति को छोड़कर यहाँ मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, सौतन कहीं की। तभी मैं सोचूं कि आजकल अर्चित मुझसे कटे कटे क्यों रहते हैं। शेफाली, तुम गलत समझ रही हो। माँ जी, प्रज्वल बचाओ मुझे। मैं गलत समझ रही हूँ? जिसका पति बिस्तर पर बीवी को अकेला छोड़कर किसी पराई औरत के साथ हो, वो सौतन होती है। शेफाली गुस्से में जेठानी के बाल पकड़कर उसका सर दीवार में पटकने लगती है। तभी सभी लोग भागते हुए शेफाली को दूर झटकते हैं। अरे बावरी हो गई है क्या बहू? बीमार जेठानी को मार रही है। बेहोश पड़ी थी ज्योतिका यहाँ। मैंने अर्चित को कहा था उसे संभालने को। मैं नींबू पानी बना रही थी उसके लिए। ये सुनकर शक की देवरानी शर्म से पानी पानी हो जाती है। ये मेरे हाथों क्या हो गया जेठानी जी? नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं शेफाली। तुमने हर दिन मुझे और देवर जी को शक के दायरे में रखा। आज तुम मेरी जान लेने पर उतारू हो गई। अब मैं तुम्हारे साथ इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। रुक जाओ भाभी, आप कहीं नहीं जाओगी। इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी। याद रखना शेफाली, रिश्ते की गांठ कच्चे धागे से बंधी होती है, मगर तुम्हारे शक की बुरी लत ने इसे तोड़ दिया है। चली जाओ यहाँ से। पति के फैसले के आगे शेफाली का बस नहीं चलता और उसे जाना पड़ता है। मन में गड़े शक के एक बीज ने शेफाली को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके साथ कोई भी नहीं था। कड़वा कथन है, मगर जिस रिश्ते में शक का दायरा जगह बना लेती है वो अलगाव के साथ मर मिट जाता है। माँ, मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और आप जानती हो ना, मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। इसलिए आप मेरी बात मान लो, मेरी शादी उससे करवा दो। देख बेटा, तू जानता है कि हमारे खानदान में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है। अगर तुझे अपनी पसंद से शादी करनी है तो तुझे अपने पिता की इजाजत लेनी होगी। और वैसे भी इस गायत्री नाम की लड़की में क्या ही रखा है। मैं तो तेरी शादी कोमल से करवाना चाहती हूँ। तू जानता है ना, कोमल कितनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। ऊपर से उसका खानदान भी बहुत बड़ा है। अरे माँ, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं गायत्री से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिन बाद रोहित एक मंदिर में जाकर गायत्री से शादी कर लेता है और शादी करके वो अपने उसे घर ले आता है। जैसे वो घर का दरवाजा खटखटाता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपने बेटे रोहित को गायत्री के साथ शादी के जोड़े में देखती है। जिस बात का मुझे डर था, आखिर तुमने वही किया। अरे इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनी। माँ, जिसे आप 2 कौड़ी की लड़की कह रही हो, वो अब इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। थोड़ी जुबान संभाल कर कहो। चलो गायत्री, कोई हमारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें इसी घर में रखूंगा। आखिरकार ये मेरा घर भी है। ऐसा कहकर वो गायत्री का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है।
जिसके बाद वो सबसे पहले अपने पिताजी के कमरे में जाता है और उन्हें अपनी शादी के बारे में बताता है। जैसे ही दुर्योधन अपने बेटे की पत्नी गायत्री को देखता है, वो उसे देखते ही आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। अरे बहू, सदा सुहागन रहो, अरे दूधो नहाओ पूतो भलो। ऐसा कहने के बाद दुर्योधन अपने बेटे रोहित को गले से लगाता है और उससे कहता है, आज मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फक्र है बेटा, तुमने जो किया है उसमें कोई बुराई नहीं है। जाओ बहू को उसका कमरा दिखा दो। अपने पिता का ऐसा बर्ताव देखकर रोहित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गायत्री से बहुत चिढ़ने लगती है। आखिर इसने ऐसा क्या जादू चलाया है मेरे बेटे के ऊपर, जो ये इसके पीछे पागल होता जा रहा है। इस गायत्री नाम की चिड़िया को तो मैं देख लूंगी। उस दिन के बाद से कल्याणी हर छोटी मोटी बातों का ताना गायत्री को दे दिया करती थी, जिससे कभी कभी तो गायत्री बहुत परेशान हो जाया करती थी और अपने कमरे में आकर रोने लगती थी। लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी और अपनी सास कल्याणी को हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन सुबह के समय कल्याणी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी गायत्री एक प्याला चाय का कल्याणी के कमरे में ले जाकर रख देती है और कल्याणी से कहती है, माँ जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप कहो तो मैं आपके हाथ पैर दबा दूं और आपके लिए दवाई भी मंगवा देती हूँ। क्या कहा? मेरे हाथ पैर दबाएगी? अरे मैं जानती हूँ तू इस बहाने मुझे यहाँ मारने आई है। चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे तुझ जैसी नीच से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जा अब मेरे कमरे से दफा हो जा। कल्याणी गायत्री को भगा देती है, जिसके बाद कल्याणी अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने आप से बातें करती हुई कहती है, इसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, कोमल को कुछ दिनों के लिए घर पर ही बुला लेती हूँ। उसके बाद मैं इस गायत्री नाम की चिड़िया का पत्ता साफ करूंगी। ऐसा सोचकर अगले ही दिन कल्याणी कोमल को अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद वो कोमल को अच्छे से सिखा देती है और कोमल उसके बहकावे में आ जाती है। जब भी रोहित अकेला होता तो कोमल उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती। एक बार रोहित छत पर जिम कर रहा होता है, तभी वहां कोमल आ जाती है और उसके साथ जिम करने लगती है। अरे वाह, आपको भी जिम करने का शौक है। मुझे भी जिम बहुत पसंद है, इससे शरीर पूरी तरह फिटनेस में रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। कोमल और रोहित आपस में बातें करते रहते हैं, जिसके बाद हर रोज कोमल रोहित के सामने अच्छा बनती और वहीं दूसरी तरफ गायत्री को हरदम उसके सामने झूठा और गलत साबित करने लगती। एक दिन कोमल गायत्री से कहती है, अरे गायत्री बहन, मैं थोड़ा माँ जी के पास किसी काम से जा रही थी। क्या तुम मेरे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दोगी? मुझे नहाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दूंगी और तुम्हें आवाज भी लगा दूंगी। कोमल वहां से चली जाती है, जिसके बाद गायत्री गर्म पानी करके उसके लिए बाथरूम में रखाती है। कुछ देर बाद गायत्री कोमल को आवाज लगाकर उसे नहाने के लिए बुला लेती है। कोमल बाथरूम में जाकर खौलता हुआ गर्म पानी देखती है तो वो जानबूझकर अपना हाथ पानी में डालती है और अपना हाथ जलाकर चिल्लाने लगती है, हाय मर गई, ये कैसी जालिम है ये गायत्री। ओहो, अरे इसे थोड़ी भी परवाह नहीं है मेरी। क्या ये मुझे जान से मारना चाहती है या फिर इसे मेरा इस घर में रहना ही पसंद नहीं है? अरे ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कोमल के चिल्लाने चीखने की आवाज से घर के सभी लोग बाथरूम के पास पहुंच जाते हैं और कोमल का जला हुआ हाथ देखकर सब उससे पूछने लगते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब आपकी लाडली बहू ने किया है। अरे मुझे जान से मारना चाहती है तो मुझे सामने से बता दे, पीठ पीछे वार क्यों कर रही है? ये सुनते ही गायत्री रोने लगती है और रोते हुए कोमल से कहती है, अरे दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपका हाथ क्यों जलाऊंगी? मैं तो गर्म पानी रखकर काम करने के लिए चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आप अचानक से इसके अंदर हाथ डाल देंगी। अरे कैसी औरत हो तुम, साफ साफ झूठ बोल रही हो। मैंने कब तुम्हें गर्म पानी करने के लिए कहा? अरे भला गर्मी में कोई गर्म पानी से क्यों नहाएगा? ये सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता
जिसके बाद वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी भी गायत्री को ताने सुनाने लगती है। अरे मैं तो जानती थी कि ये करमजली कलमुही कहीं की हमारे घर में किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो हमें बर्बाद करने आई है। आखिर इसकी मेरी बेचारी फूल जैसी कोमल से क्या दुश्मनी है जो इसने इसके साथ इतना बुरा किया। अगर इसे घर में इसी तरह छोड़ दिया तो ये हमारे घर के सभी लोगों को मार देगी। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि इस घर में सभी प्यार और प्रेम से रहे, लेकिन आप सभी मेरे बारे में ऐसा उल्टा कैसे सोच सकते हैं? तभी वहां रोहित पहुंच जाता है, जिसके बाद कोमल और कल्याणी दोनों ही मिलकर गायत्री की शिकायत रोहित से कर देते हैं। लेकिन रोहित गायत्री को गले से लगाते हुए सबसे कहता है, गलती मेरी पत्नी गायत्री की नहीं, खुद कोमल की है। उसी ने अपना हाथ जानबूझकर गर्म पानी में डाला था। मैं उस समय यहाँ से जा ही रहा था कि मेरी नजर बाथरूम पर पड़ गई थी और उसी समय मैंने कोमल को जानबूझकर हाथ जलाते हुए देखा था। मैं जानता हूँ माँ कि आप मेरी पत्नी गायत्री से खुश नहीं हो, लेकिन उसकी जगह उसकी सौतन लाने के लिए आप सोच भी कैसे सकती हो? मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज से ही मैं गायत्री के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कल्याणी अपने बेटे रोहित को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोहित नहीं रुकता, जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चला जाता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।